अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी हर शोबे में अपना लोहा मनवा रही हैं। ख़वातीन की बात करें तो बहुत से ऐसे शोबे हैं जो उनसे वाबस्ता ख़वातीन से हमने आपको मुतारफ़ करवाया। आज एक ऐसी खातून से आपको मिलवा रहे हैं जो ना सिर्फ एक उस्ताद है, केमिस्ट्री में उन्होंने PhD की, नैनो टेक्नोलॉजी में एक बहुत ज़बरदस्त उस्ताद हैं और साथ साथ खूबसूरत शायरा भी, डॉक्टर अम्बरीन अशर। आइए मिलते हैं। माशाल्लाह आज हमें आपने टाइम दे ही दिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपके आने का शुक्रिया। थैंक यू मैडम। मैडम सबसे पहले तो ये बताइए आपकी पैदाइश कहाँ की है और तालीम कहाँ तक और कहाँ से हासिल की? जी मेरी पैदाइश लाहौर की है और तालीम भी लाहौर से ही हासिल की। क्रेसेंट मॉडल स्कूल से तालीम का आगाज़ हुआ, फिर उसके बाद लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन से मैंने FAC की और BSc की, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से MSc की और बस उसके बाद शादी हो गई और 94 में मैं यहाँ आ गई फैसलाबाद। तो 94 से यहीं हैं बस। और लाहौर में बस MSc के बाद जॉब भी की, 3 साल गैरिजन कॉलेज में मैंने जॉब की। आपका जो घराना था वो आपके वालिद मोहतरम, आपके दादाजी और आपके ननियाल, ये सब मजहबी लोग थे, बड़े दीन से इनका शगफ था, लगाव था, शायरी से भी और खानकाही निज़ाम से भी ताल्लुक़ रहा। तो ये सारी आपकी तरबियत में भी इन चीज़ों का कोई दखल है? जी बिल्कुल। हमारा ख़ानदान को आप लें तो मज़हबी और उसमें यानी एडवांसमेंट और यानी तालीम दिलाना लड़कियों को भी, इसका ट्रेंड था। और हमारी फैमिली में मतलब मेरी वालदा भी एजुकेटेड थी, उन्होंने भी ग्रेजुएशन की हुई थी और सारी फैमिली में ख़वातीन की तालीम पे भी उतना ही ज़ोर था जितना कि लड़कों की था। और अगर वो अच्छे स्कूल में भाइयों को पढ़ाया गया तो मुझे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाया गया। तो इसलिए मज़हबी रुझान तो शुरू से था और ननिहाल और ददियाल दोनों तरफ से था। और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद घराने से मेरा ताल्लुक़ है, तो मज़हबी तालीम तो अपनी जगह थी और उसके साथ दुनियावी तालीम पे भी पूरा जोर दिया पेरेंट्स ने। ये आपका स्कूल का जो ज़माना है उसमें कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो थी, आजकल तो उसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, तो उनमें भी हिस्सा लेती थी आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्रेसेंट मॉडल स्कूल जो है वो तब भी बड़ा यानी एक एलीट क्लास का स्कूल गिना जाता था। तो वहाँ हमें इवनिंग में स्पोर्ट्स के लिए बुलाया जाता था, यानी सुबह हम पढ़ते थे और को करिकुलर जो के लिए हमें इवनिंग में बुलाया जाता था। तो उस टाइम पे हमें स्विमिंग और बेसबॉल और क्रिकेट ये सब सिखाई जाती थी। तो इसलिए शुरू से फिर स्पोर्ट्स के लिए भी उतना ही ज़्यादा काम करते रहे हम। और दूसरा ये कि जो भी टैलेंट था तो वो स्कूल वाले जो है वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, तो वो बहुत इस बात पे ध्यान देते थे कि टैलेंट को डिटेक्ट किया जाए, टैलेंट हंटिंग करके। तो सिंगिंग के लिए वो हमें भेजते थे और अक्सर हम रेडियो पाकिस्तान पे मिली नगमे और नातों के लिए मैं जाती थी और फिर मीनार पाकिस्तान पे 14 अगस्त के प्रोग्राम्स करते थे, तो उस पे भी उतना ही ज़ोर दिया जाता था। और आप शुरू से ही संजीदा थी, शरारती थी या कैसे थी? मेरा ख्याल है कि बस नॉर्मल थी, लेकिन मैं कोई एक्स्ट्रा शरारती नहीं थी शुरू से। और पता नहीं, अब मुझे ज़रा ज़्यादा पढ़ाने का मेरे नाना नानी और अम्मा अब्बा को भी शौक़ था, तो वो मुझे तख्तियाँ लिखाने और हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे कि इसकी उर्दू अच्छी हो जाए, इसकी इंग्लिश अच्छी हो। तो हमें वोकैबलरी पे और उर्दू की लिखाई पे बहुत ज़ोर दिया जाता था बचपन से ही। आपकी शादी किसकी पसंद से हुई? किसकी पसंद से हुई? आपकी शादी कैसे हुई, यूँ बता दो। अच्छा, एक्चुअली मेरे जो MSc के टीचर थे डॉक्टर जमील अनवर, वो मेरे फादर इन लॉ के अच्छे दोस्त थे और उन दोनों की मुलाकात हुई एक जगह। एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर के लिए वो गए थे, तो उन्होंने वहाँ फिर ज़िक्र किया और फिर वो हमारी फैमिली से मिले। और मेरे जो फादर इन लॉ हैं अंकल, उनको बस आप कह सकते हैं कि उनकी पसंद थी और मदर इन लॉ की भी। डॉक्टर महफूज साहब, जी जी जी, उन्होंने
अपनी बहू बना लिया। हाँ जी जी। और कैसा लगा डॉक्टर साहब की शख्सियत? वो खुद भी तो एक बड़ी शख्सियत थे, बिल्कुल उनकी बिल्कुल। बहू बनना, उनके घर में आना कैसा लगा? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा फ़ैसला था पेरेंट्स का भी, मैं कहूँगी कि क्योंकि दोनों ही माशाल्लाह मेरे सास और ससुर बहुत 1950s से वो एजुकेशन के डिपार्टमेंट में हैं और उन्होंने कॉलेज के यानी कॉलेज में पढ़ाने से शुरू किया। अंकल ने आई थिंक 1950s में स्टार्ट किया और आंटी ने भी 1960s में स्टार्ट किया, तो उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। फिर उन्होंने अपने बच्चों की तालीम पे बहुत तवज्जो दी, तो सब हाईली एजुकेटेड हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली है और एक लिविंग स्टैंडर्ड्स उन्होंने मेंटेन किए हुए हैं। और तो आई एम रियली लकी कि मैं उनकी बहू हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? जी मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, एक बेटी है और एक बेटा है। नाश्ते की मेज़ पर डॉक्टर अम्बरीन अशर साहबा की फैमिली है, उनके हस्बैंड हैं, उनके बेटे हैं और उनके ससुर डॉक्टर महफूज साहब, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट, बड़ी ज़बरदस्त फैमिली है। आज इनसे जानते हैं कि डॉक्टर साहबा जो हैं कैसी माँ हैं, कैसी बीवी हैं, कैसी बहू हैं और ये खाती कितना हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं डॉक्टर अशर से, उनके हस्बैंड। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे अपनी अहलिया मोहतरमा के बारे में? आपका कितने सालों की रफ़ाकत है? जी हमारी ऑलमोस्ट कोई 30 ईयर्स की रफ़ाकत है जी, और मैं समझता हूँ कि आई एम लकी पर्सन, शी इज़ विद मी, शी इज़ माई पार्टनर। इनफैक्ट मैं शायद बता रहा था कि मेरे वाले साहब गए थे लाहौर इम्तिहान लेने के लिए, ही वॉज एज एक्सटर्नल एग्जामिनर, तो वापसी पे उन्होंने मुझे बहुत एक्साइटमेंट के साथ कहा कि यार वो लड़की बहुत अच्छी है यार, वो इतनी दफ़ा उन्होंने कहा, तो मैं थोड़ा सा मैं लोगों को भी बता, मैं डर गया, मैंने कहा वो खुद ना चले जाएँ, इसलिए मैं कही चले मैं चलता हूँ आपके साथ। लेकिन बहरहाल शी इज़ वेरी नाइस, शी इज़ वेरी गुड एज अ वाइफ, शी इज़ वेरी केयरिंग, सारी फैमिली की बहुत केयर करती हैं। बॉन्डिंग क्या है, क्या ख़ास बात है जो आप समझते हैं कि वेरी स्पेशल? मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ जी, ऐसे रिश्तों में आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत काउंट करती है, वो ही सबसे बड़ा बॉन्ड होती है। जब आप एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे के साथ केयरिंग एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, तो वो काफ़ी काउंट करता है, मैटर करता है लाइफ में। फिर इनके और मेरे थोड़े शौक़ इकट्ठे थे, मुझे ख़ुद भी शायरी का बहुत शौक़ था। जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त मोहसिन नकवी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, नजम सिब्तैन हसनी मेरे भाई भी हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं, कतील शफ़ाई साहब से बहुत अच्छा ताल्लुक़। तो फिर जब इनसे शादी हुई थी, ये ख़ुद चूँकि बहुत अच्छी शायर हैं माशाल्लाह, 3, 4, 5 किताबों की खालिक हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी हमारा इंटरेक्शन अच्छा रहा। और फिर लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता बीवी और हस्बैंड का रिलेशन मेरा ख्याल है ग्रेजुअली बेहतर हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है। तो ये हुआ? जी बिल्कुल। गुस्सा भी आता है आपको? हाँ जी बहुत, किन बात? कभी कभी तो अहमी बेथुरी सी बातों में आ रहा होता है। गुस्सा करना मेरा ख्याल वो एक नेचुरल फिनोमिना है। इनकी कोई ख़ास चीज़ ऐसी है, इनकी शख्सियत ऐसी है कि आपको कभी दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया या डरते हुए नहीं? मेरा ख्याल डरते हुए नहीं आए जी। वो ज़्यादा अच्छी बात है। वो अब एक शादी के बाद बंदे को काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है, अगर थोड़ी सी भी हो ना जी अकल हो, तो फिर आप समझते हैं यार एक की भी भुगता ली जाए तो बहुत है, तो फिर लंबा काम तो बहुत मुश्किल होता है। और फिर दूसरी बात ये, चूँकि मैंने एज यू नो मल्टी टैलेंटेड है, तो फिर वो दूसरी की क्या करनी है, एक ही बहुत काफ़ी। खाने पीने में कैसी हैं? ये कुक बहुत अच्छी हैं, और ये अपना ऑल काइंड ऑफ डिशेस, चाइनीज़ हैं, कॉन्टीनेंटल हैं, कोरियन हैं, जो भी घर में मैं या बच्चे फरमाइश के शुरू से पहले दिन से वो हमेशा बहुत अच्छी कुक करती हैं। इवन देसी खाने, सीरी पाए बनवा लें या कोई कढ़ाइयाँ बनवा लें, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत मज़े का खाना बनाती हैं ऑलवेज। ख़ुद भी अच्छी खाने की शौकीन है। क्या नाम है बेटे? मेरा नाम डॉक्टर राहिम महफूज। वैसियत एक वालदा की एक मसरूफ़ लाइफ में गुजारती हैं। शी इज़ डॉक्टर इन केमिस्ट्री, बड़ी मसरूफ़ लाइफ है, हमने देखा है। आपके हकूक़ पूरे होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से बहुत खुशकिस्मत हैं कि माँ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वो उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को बैलेंस किया है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, अपने घर में चीज़ों को, घर में सबको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये देख रही हैं, खाना आके बना रही हैं। डजंट मैटर कि अगर 3 बजे भी आती हैं तो आके पहले खाना तैयार करके जाएंगी, इन अ वे कि वो बहुत कंसर्न्ड हैं घर को लेके।
और हर तरह से उन्होंने जिस तरह चीज़ों को बैलेंस किया है, लाइक हमें तो फ़ख्र है कि मतलब जिस तरह से वो चीज़ों को लेके चलती। डॉक्टर साहब, आपने खुद पसंद किया अपने बेटे के लिए अपने Yes, बहू को? I selected her. अभी तक आप मुतमईन हैं? Yes, I'm fully satisfied. She's very versatile. She's very caring. She takes full care about us, myself, my wife, and children, and looks after the home very well. बहुत अच्छा करती। She डॉक्टर महफूज फैसलाबाद के बड़े नॉन एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत बड़े इंतजामी अफसर रहे हैं। जब फैसलाबाद डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न और पिंडी डिवीज़न का एक ही तालीमी बोर्ड होता था, सरगोदा तालीमी बोर्ड, उसके सेक्रेटरी थे। बहुत खदमात हैं इनकी महकमा तालीम में, फैसलाबाद के लिए, सरगोदा डिवीज़न के लिए और सरगोदा बोर्ड के लिए। तो उन्होंने अपनी बहू को पसंद किया अपने बेटे के लिए, और वो आज भी मुतमईन हैं, खुश हैं और बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। fully satisfied. डॉक्टर साहब, माशाल्लाह सारे आपसे खुश हैं। अब मुझे नहीं पता कि बस आपके मुंह पे खुश हैं या वैसे वाकई खुश हैं, लेकिन यकीनन जिस तरीके से उन्होंने कहा है, सब दिल से खुश लगते हैं। तो मेरे लिए आप लेकिन- अपनी फैमिली के बारे में क्या कहें? जी, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कमेंट्स हैं वो अंकल के हैं कि जिन्होंने पसंद किया, जाहिर है कि सबसे ज़्यादा अगर वो खुश हैं तो फिर हाँ, वो खुश हैं तो सब खुश हैं। अभी मेरी बेटी यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो उसकी शादी हो गई तो वो अपने ससुराल में है, वरना ये कि मेरा ख्याल है बच्चे कम खुशहाल घराना वाली बात भी थी कि मुझे लोग पूछते थे कि जी आपने कैसे मैनेज कर लिया, घर भी और जॉब भी और सब किस तरह कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है ये दोनों का 2 इयर्स का गैप था, तो दोनों इकट्ठे ही बड़े हो गए और फिर मुझे टाइम मिला कि मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो फिर से स्टार्ट की। तो फिर मैंने जैसे बताया कि अंकल आंटी, मेरे जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उनकी बहुत कोऑपरेशन है कि मैंने फिर से पीएचडी की और 6 महीने घर से दूर रहना और घर चल रहा था, तो डॉक्टर साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मेरा एग्ज़ाम हो रहा होता था और मैं नहीं खाना बना सकती थी, तो मेरे लिए क्लब से खाना आ जाता था पेपर देने से पहले। तो ये सब बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जी। और मैं जब गई तो राहिम 2nd ईयर में था, उसके दादा दादी ने इतनी उस पर मेहनत की, उसके एग्ज़ाम्स भी थे उन दिनों में, तो अभी माशाल्लाह ये डॉक्टर बन गया है। तो उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है बच्चों की एजुकेशन में भी और मेरी एजुकेशन में भी। आपके दिन का आगाज़ कितने बजे हो जाता है? वैसे तो नमाज के लिए उठते हैं और फिर उसके बाद सो जाते हैं, तो फिर डिपेंड्स के कई दफ़ा आपने लेक्चर प्रिपेयर करना है, कोई काम है तो फिर तो नहीं सोएंगे, और डिपेंड करता है कि जैसे 8:30-9 बजे तो आपको कॉलेज जाना है। तो अब जब बच्चे छोटे थे तो ज़रा ज़्यादा टफ़ रूटीन थी, ज़ाहिर है उनको स्कूल भेजना, तो उनके यूनिफॉर्म सब आयरन हुए हुए होने चाहिए, सुबह नाश्ता टाइम पे, उनके लंच बॉक्सेस होने चाहिए, वो ज़माना भी गुजारा। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर ज़ाहिर आप ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये है कि 7-8 बजे तो शुरू हो जाता है दिन। अच्छा, बड़ी सिलेक्टिव हैं डाइट पे या सब कुछ खा लेते हैं? नहीं, मैं जैसे अपनी पर्सनालिटी में वर्सेटाइल हूँ, ऐसे मुझे सब्जियाँ भी उतनी पसंद हैं, दालें भी उतनी पसंद हैं, और एवरीथिंग इज़ अल्लाह की सब नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, सब फ्रूट्स पसंद हैं। ये एमफिल के बाद फिर आपने पीएचडी की जी जी। और नैनो टेक्नोलॉजी, आपने इसके बारे में लोगों को बताइए। बहुत सारे नौजवान तो शायद जानते हो, लेकिन बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और आपकी इसमें क्या महारत है। जी और फिर जो मेडिसिन वगैरह भी आप बनाती हैं, हाँ जी। वो पूछेंगे आपसे, लेकिन स्टार्ट में पीएचडी के बारे में। जी, जैसे मैं आपको बता रही थी कि एमफिल में फिर मुझे रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो और तभी मैंने कुछ नैनो मटेरियल्स पे काम किया, तो ये पता चला कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है। ऑल्दो अब जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वो तो इससे आगे फेमटो पे जा चुके हैं, लेकिन बहरहाल हम अभी नैनो टेक्नोलॉजी ही हमारे लिए काफ़ी नई है। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 पहुँचे हैं। यहाँ एचओडी हैं केमिस्ट्री की मैडम, आइए जी। हम प्रिंसिपल ऑफिस में मौजूद हैं और प्रिंसिपल साहबा
रुबीना नाज साहबा मौजूद हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं अफशान सईद साहबा, एक बच्ची हैं जिन्होंने थीसिस किया है मैडम की पोइट्री पर, बीनश मकबूल, और इनके साथ साथ पाकिस्तान के माया नाज शायर, बहुत बड़े शायर जिनकी शायरी का मैं ज़ाती तौर पर बड़ा मद्दाह हूँ, नुसरत सिद्दीकी साहब, वो भी मौजूद हैं। हम उनके व्यूज़ सुनते हैं, बहुत रेलेवेंट हैं, बहुत अरसे से मैडम को सब जानते हैं, उनकी शायरी को, उनकी शख्सियत को, हम इस पर उनका तबसरा लेंगे। मैडम प्रिंसिपल साहबा, आप तो मिसेस चंगेज़ खां काकड़ भी हैं जी जी और माशाल्लाह इस अदारे की हेड हैं। जी। कुछ कहिए कि आप क्या समझती हैं कि अम्बरीन रफ़ीक साहबा बहसियत एक शायरा, बहसियत एक उस्ताद और एक शोबे की सरबराह होने के नाते? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मिसेस अम्बरीन अशर के मेरे कॉलेज में ऑर्डर्स हुए एज ए केमिस्ट्री हेड ऑफ़ द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, तो आप यकीन कीजिएगा कि कोई शहर का ऐसा कॉलेज नहीं था जिसने मुझे मुबारकबाद ना दी जी, कि आपके पास एक बहुत बहुत टैलेंटेड टीचर आया है और वो हर चीज़ में हरफन मौला है कि आप फंक्शन ले लें, पोइट्री ले लें, अपने डिपार्टमेंट के कोई जो है कोई भी काम के हवाले से, थीसिस के हवाले से, लेबॉर्ट्री के हवाले से, आपकी क्लीनिनेस के हवाले से। फिर इन्हीं के दौर में हमने एक क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से एक फ़ंक्शन किया जो कि हमारा बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। वाइस प्रिंसिपल साहबा हैं अफशान सईद, फ़ारसी पे बड़ा अबूर है उनको, बड़ी हिकमत और दानाई की बातें करती हैं। उनसे जानते हैं कि अम्बरीन रफ़ीक साहबा के बारे में वो क्या कहती हैं। इंसान की तमाम खूबियों का, बहुत सी खूबियों का और ख़ामियों का अंदाज़ा तब भी आपके सामने आश्कार होता है जब आप किसी के साथ सफ़र करते हैं। तो इनके साथ इनकी बेटी भी हमरा थी और हम लोगों ने मरी का एक टूर किया था जिसमें ये हमारे हमरकाब थी, हमारे साथ थी। बहुत हम्बल, बहुत नरम हूँ और अपने काम से काम रखने वाली खातून हैं ये। बीनश मकबूल जिन्होंने थीसिस किया है मैडम की पोइट्री पर, उनसे भी कुछ जानते हैं कि थीसिस के दौरान वो किस नतीजे पर पहुंची कि मैडम अम्बरीन रफ़ीक हैं क्या। प्लीज़। दिन रात की परवाह किए बगैर मैंने रात को 10 बजे मैसेज किया है, 1 बजे मैसेज किया है, उन्होंने मुझे रिस्पांस दिया है। और अगर आज मेरा थीसिस मुकम्मल हुआ है तो इसमें मैम अम्बरीन का बहुत बड़ा हाथ है। इनकी शख्सियत की बात की जाए तो वो एक सैयद घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन लिबरलिज़म है इनकी। शायरी देखी जाए तो शायरी में फूल, पतझड़, सड़कें हर जगह नज़र आती हैं। नुसरत सिद्दीकी साहब, आप कहिएगा कुछ। डॉक्टर अम्बरीन अशर गालिबन 1994 में फैसलाबाद तशरीफ़ लाई और उसके बाद यहीं की हो रही। साइंस से ताल्लुक़ होने के बावजूद उर्दू अदब से इनका लगाव बरकरार रहा और उर्दू शायरी में इन्होंने 4 किताबें गालिबन लिखी जो मुनस्साए शहूद पर आ चुकी है। खूबसूरत शायरी है, हर शेर में निशानी हुस्न और खुशबू नज़र आती है। डॉक्टर अम्बरीन अशर साहबा के बारे में मैं ये कहते हुए बड़ी खुशी महसूस करूँगा कि फ़ैसलाबाद में नसाई अदब के हवाले से जितनी भी शायरात हमारे सामने आती हैं उनमें डॉक्टर साहबा का जो कलाम है मुझे बहुत मुमताज़ लगता है। इन्होंने जब इनकी पहली किताब जो कि शादी से पहले ही मैंने ख्वाब आज़ाद किए आई, तो उस वक्त ही मेरा इनसे पहला तारुफ जो था लाहौर में ही हो गया था। इनकी शादी के बाद जो 3 किताबें आईं उनमें भी इनकी शायरी के जो मैंने रंग देखा वो फैसलाबाद की शायरात से कदरे मुख्तलिफ था। ज़िंदगी से नज़र मिलाई तो रोशनी 400 दिखाई दी, ये वो पहला शेर था जो अम्बरीन अशर ने कहा। अम्बरीन रफ़ीक, अब अम्बरीन अशर। बहुत खूबसूरत शेर। इस शेर की खालक से बात करते हैं। कहिएगा जी, आप में ये शेरी ज़ौक़ पैदा कब हुआ, कब महसूस हुआ कि आप एक असल में आप एक शायरा हैं?
आई थिंक कि स्कूल का ज़माना था। 8वीं 9वीं क्लास में आपको पता है कि शायरी पढ़ाई जाती है और 9th 10th में भी हम पढ़ते थे, जो शायरों को पढ़ा ज़्यादा। और फिर एक ये था कि घर में माहौल ऐसा था कि मुताला को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। मेरे फ़ादर हमें हमेशा लाइब्रेरी से, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ बेसिकली लाहौर से है, तो कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी से हमारे घर बाकायदगी से किताबें आती थीं और हम वो पढ़ते थे। हफ्ते के बाद हमें वो मुकम्मल करके वापस भेजनी होती थी, तो जिनमें शायरी की किताबें भी आती थीं। और अगर ये देखा जाए कि जेनेटिकली ये इंड्यूस भी हुआ मेरे अंदर, क्योंकि मेरे फ़ादर भी पंजाबी में शायरी करते थे। वो तसव्वुफ़ पे लिखते हैं, कुरान पे रिसर्च करते हैं, लेकिन उनकी शायरी की किताब भी है। तो आई थिंक कि वो जीन्स में था कुछ ऐसा। बैसियत उस्ताद आपके कोलीग्स तशरीफ़ फरमा हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, वाइस प्रिंसिपल साहब, दीगर भी आपके इधर कोलीग्स जिनके साथ आप काम कर रही हैं, तो टीचर के तौर पर आपको कैसा लगता है पढ़ाना, बैसियत एक उस्ताद होना कैसा लगता है? मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला आपकी जो तबीयत होती है उसके मुताबिक आपके लिए शायद रास्ते बनाते चले जाते हैं। जब मैंने MSc की तो उसके बाद ये था कि जॉब में आना है, और उर्दू साइंस बोर्ड में भी मुझे ऑफ़र की गई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह राइटिंग स्किल्स भी अच्छे थे, इसीलिए मैंने साइंस की किताबें भी लिखनी शुरू की। उन्होंने भी मुझे जॉब ऑफ़र की, लेकिन फिर गैरिसन कॉलेज से ऑफ़र आई तो टीचिंग में एंटर हो गए एक तरह से। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगी कि मुझे कोई बचपन से शौक़ था टीचर बनने का। आपने देखा ही ऐसा कोई कहता भी नहीं है सबको डॉक्टर इंजीनियर बनने का शौक़ होता है। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैंने मेडिकल खुद छोड़ा था, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहती थी। मैं बेसिकली, मेरे अंदर एक आर्टिस्ट था, तो मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मुझे NCA में भेज दें। मैं पेंटिंग्स बनाती थी, शायरी करती थी, और ये चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती थी। नसर भी किसी हद तक, लेकिन शायरी ज़्यादा, और पेंटिंग, दो चीज़ों का मुझे बहुत शौक़ था। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पहुँचे हैं, जहाँ टीचर्स के फ़न पारों की नुमाइश है। आइए आपको दिखाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हम मौजूद हैं, और यहाँ शोभा की साबिक सरबराह हैं, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट, और सन भर में इनका नाम है मोहतरमा तहमीना अफजल साहबा। यहाँ की उस्ताद हैं, बड़ी सीनियर, और उनकी पेंटिंग्स एक ज़माना मुतरफ़ है उनकी सलाहियतों का। उनसे बात करेंगे। शहर की हरदल अज़ीज़ खातून हाजरा तबस्सुम साहबा, बड़ी डायनामिक लेडी हैं, उनसे बात होगी। और एक बड़ी क्रिएटिव राइटर हैं शाज़िया शरीफ साहबा, उनकी बातें मोहतरमा अम्बरीन अरशद साहबा। इनकी जो नेचर है, मैंने इनमें मल्टी डायमेंशनल चीज़ें देखी हैं कि ये साइंटिस्ट भी हैं, और इसके अलावा ये बहुत अच्छी उस्ताद हैं, और इसके अलावा राइटर आपने देखा, इनकी बुक्स भी हैं, और जो सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी दोस्त हैं। और बहुत इनमें जो इनकी नेचर है वो इस तरह की है कि बहुत धीमी मिजाज, बात सुनने वाली, कॉपरेशन, बहुत कॉपरेटिव हैं। कई ऐसे मामलात हुए हैं कि जहाँ पे मैंने इनसे बातचीत की है, कुछ शेयरिंग की है, तो इनकी मेरे साथ बड़ी अच्छी कॉपरेशन रही है, शेयरिंग रही है। हाजरा तबस्सुम साहबा, आपकी दोस्त, बहुत मारूफ शायरा, ज़बरदस्त शायरा, और एक अच्छी उस्ताद, और एक साइंटिस्ट। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए, और आपने वाकई एक ऐसी इंसान को आज अपने प्रोग्राम में शामिल किया है कि हम शुरू में ये सुनते थे जब बचपन में कि अच्छा जी, अब बच्चे ने 8th ग्रेड तक पढ़ लिया है, अब वो साइंस रखेगा या आर्ट्स, या लिटरेचर पढ़ेगा या कंप्यूटर साइंसेस। तो जब अम्बरीन से मुलाकात हुई बहुत पहले, तो लगा कि साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर सब कुछ इकट्ठा होके एक ही पर्सनालिटी को डेवलप कर गया, और इतना अच्छा लगा इनसे मिलके कि उसके बाद फिर हम अलहदा नहीं हुए। और ये जो हमारी दोस्ती है बहुत सारे सालों पे मुहित है, और हमेशा ही बहुत ही सॉफ्ट सा एक स्माइली फेस हमारे सामने आता है, और अगर कोई टेंशन होती भी है तो भूल जाते हैं हम एक दूसरे को देख के। जी, अमरीन के लिए एक
पहले नज़्म। तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर, तुम जिस ख्वाब में आंखें खोलो उसका रूप अमर, तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग, तुम जिस फूल को हंसकर देखो कभी ना वो मुरझाए, तुम जिस फूल को हंसकर देखो कभी ना वो मुरझाए, तुम जिस हर्फ पे उंगली रख दो वो रोशन हो जाए। एक बहुत ही मुकम्मल शख्सियत। हमने ये देखा है कि ख़वातीन जो मर्दों के शाना बशाना ज़िंदगी की दौड़ में हैं वो अधूरी ख़वातीन होती हैं, कहीं अधूरी बीवी, कहीं अधूरी माँ, कहीं ससुराल को गिले। लेकिन मैंने अमरीन को हमेशा अपने तमाम कैरेक्टर्स पूरी दयानतदारी से निभाते हुए देखा है और ये बहुत कम ख़वातीन ऐसी होती हैं और मुझे इनकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। इनके लिए बहुत सी दुआएं। ये वाकई इस इज़्ज़त की काबिल हैं जो खुदा ने इनको दी हुई है। थैंक यू। मैडम, आप अपने दोस्तों के बारे में कुछ कहिएगा। मैं तो कहूँगी कि इससे ज़्यादा खुशकिस्मती क्या होगी कि ऐसे दोस्त आपके साथ हों। तो आप सबके वर्ड्स मेरे लिए बहुत बहुत मीनिंगफुल हैं और आपको पता है कि हम दुख सुख सब में हमेशा साथ होते हैं। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज हुए तो हमसे पहले हाजरा वहाँ थी, तो आप कैसे भूल सकते हैं। ऐसे ही तहमीना के साथ भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि हम उनके साथ थे और मेरा ख्याल है कि एक कीमती तरीन असासा जो है वो आपके दोस्त होते हैं। तो आपने जो कुछ भी मेरे लिए कहा वो मेरे लिए बायसे सद एहतराम है और शाज़िया आपने जो नज़्म पढ़ी उसके लिए भी मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मेरे बारे में ऐसे व्यूज़ रखते हैं और अल्लाह ताला इस दोस्ती को कायम रखे, हम हमेशा साथ रहें। ज़राई यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन एंड सर्जरी पहुँचे हैं। यहाँ डॉक्टर अशर महफूज से मिलेंगे। इस डिपार्टमेंट में बहुत सालों से रिसर्च कर रही हैं मैडम अम्बरीन। डॉक्टर अम्बरीन अशर न सिर्फ एक उस्ताद हैं, एक शायरा हैं, एक साइंटिस्ट भी हैं। इनकी जो साइंसी कारनामे हैं और साइंस के मैदान में इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, किस तरीके से वो रोल अदा कर रही हैं अपनी, अब तक क्या क्या किया है, कुछ इनकी ज़ुबानी सुनते हैं और फिर इनके हस्बैंड डॉक्टर अशर से जानते हैं। डॉक्टर साहब कहिएगा, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि बेसिकली ये है क्या नैनो टेक्नोलॉजी और जो मेडिसिन आप बना रही हैं उसका क्या यूज़ है, क्या तजर्बात किए और मुस्तक़बिल में क्या इम्कानात हैं कि बड़े पैमाने पर इंसानियत का और जानवरों का किस तरह से फ़ायदा हो सकता है। जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि नैनो टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ऐसे ज़रात का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही छोटे साइज़ के हैं। यानी आपने खुर्दबीनी तो सुना होगा, वो माइक्रो लेवल तक भी चले जाते हैं, लेकिन ये उससे भी बहुत छोटे हैं। 10 रेज़ पर यानी कि एक 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर, इतना छोटा ज़रा जिसको आप कहेंगे कि उन ज़रात को हम बनाते हैं और उसके बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। ये तो बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन जब हम वो ज़रात बना लेते हैं तो हमें इनको कैरेक्टराइज़ करना पड़ता है। यानी वी हैव टू बी श्योर कि ये जो हमने बनाए हैं ज़रात वो वाकई उस लेवल के हैं। तो ऐसे मटेरियल्स पे काम करना मेरी पीएचडी का थीसिस था, टेलरिंग ऑफ नैनो मटेरियल्स। तो मैंने मेटल ऑक्साइड्स बनाए और आम ज़बान में हम ये कहेंगे कि हम जो धातुओं के कुछ ऐसे ऑक्साइड्स बनाते थे जिनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और मेरा काम था पानी साफ़ करने पे, वाटर ट्रीटमेंट पे। लेकिन मुझे चूँकि रिसर्च का शौक़ था, इसलिए मैं रातों को बैठ के पढ़ती थी कि इनसे और क्या काम लिया जा सकता है। तो फिर मैंने देखा कि ये ज़ख्मों को ठीक करने में इनका बहुत बड़ा रोल है और चाहे किसी भी तरह का ज़ख्म हो, जैसे बर्न वुंड्स हैं या एक्सीडेंटल वुंड्स हैं या सर्जिकल वुंड्स हैं। तो फिर हस्बैंड मेरे जो हैं वो वेटनरी डिपार्टमेंट में होते हैं, मैंने उनसे डिस्कस किया कि हम इस पे कुछ थीसिस कराते हैं। तो एमफिल के स्टूडेंट्स हमने प्रोड्यूस करने शुरू किए और 2015 से हम रैबिट्स पे और रैट्स पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं।
तो हमने मुख्तलिफ़ तरह के ज़ख़म जो हैं उन पे ये नैनो मटीरियल्स को अप्लाई करके देखा, और हमने देखा कि इनके इतने मिरेकलस रिज़ल्ट्स हैं कि डॉक्टर्स भी हैरान थे। डॉक्टर अशर से जानते हैं, वो हस्बैंड हैं डॉक्टर अम्बरीन के, और इस शोबे में खिदमात बहुत तवील अरसा से दे रहे हैं। वो इस बारे में क्या कहते हैं? सर मैं ना जी वेटनरी प्रोफेशन में जॉब करता हूँ यहाँ पे वेटनरी डिपार्टमेंट में, और तकरीबन पिछले कुछ 30-32 साल से सारा दिन रात मेरा ट्रीटमेंट एनिमल्स की ट्रीटमेंट के सिलसिले में था। कभी कभी हमें भी इस तरह की बड़ी मुश्किलात आती थी कि कुछ ऐसे सीरियस पेशेंट्स आ जाते थे जिसके लिए हेल्पलेस फील करते थे। तो अल्लाह के फजलो करम से डॉक्टर साहबा जो हैं ये चूँकि नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रही थी, तो इनके साथ डिस्कस करते करते हमें फिर ये आइडिया आया कि हम इसकी कोई ऑइंटमेंट बनाएं या इसको इस्तेमाल करके देखें। थोड़ी सी फैसिलिटी हमें ये मिल गई कि मेरे डिपार्टमेंट में मेरे पास चूँकि एनिमल्स क्लिनिक पे यहाँ पे हॉस्पिटल में बेशुमार आते रहते थे, और थोड़ा फ्री हैंड मिल गया हमें उनके साथ काम करने के लिए। फिर जब उसको लगा के देखा तो बहुत उसके ज़बरदस्त बड़े आला रिज़ल्ट थे। फिर उसको हमने बाकायदा तौर पे प्लान किया कि हम इसको एक ऑइंटमेंट की शक्ल में लेके आएँ, स्प्रे की शक्ल में लेके आएँ। फिर उस सिलसिले में मेरे कोलीग्स बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर असद थे, डॉक्टर इमाद थी, डॉक्टर मिसबा, डॉक्टर एजाज सलीम, साकिब साहब, पूरा डिपार्टमेंट, ऑल ऑफ देम दे आर वेरी गुड। तो फिर सब लोगों ने कॉपरेट बहुत किया। फिर हमने मुख्तलिफ लोगों को एमफिल उसमें करवाया। तकरीबन अब तक हम मोर दैन 25 to 26 एमफिल प्रोड्यूस कर चुके हैं इसमें। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो बाज़ बात हॉस्पिटल में हम देखते हैं ऐसे केसेस आते हैं 70% बर्न, 60% बर्न, 40% बर्न, ये जो बर्न केसेस हैं इसमें हेल्पफुल हो सकते हैं? डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी ऑइंटमेंट है जी उस बर्न केसेस के लिए। पहले हम ऑइंटमेंट बनाते थे, फिर हम चूँकि बर्न वाले केसेस को हाथ लगाना जो इतना अच्छा नहीं होता, फिर उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने स्प्रे बनाया। और हम अपने तौर पर और कुछ जो डॉक्टर्स हमें केसेस रेफ़र करते रहते हैं, मेरे ख्याल बर्न वाले भी 100-150 केसेस ऐसे हैं जो बहुत बुरी कंडीशन में थे। उनमें कुछ एनिमल्स भी थे और ज़्यादा ह्यूमंस जो पर्सनल रिलेशंस की वजह से डॉक्टर साहब ने, जिन्हें पता था कि हम ये काम कर रहे हैं, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की भेजें, फिर उन्होंने एक के बाद दूसरा, और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। वहाँ पे निशान भी नहीं रहता उसका ज़ख्म का, माशाल्लाह। डॉक्टर असद मंजूर तशरीफ़ रखते हैं, कुछ बातें उनकी भी। डॉक्टर साहब बताइएगा, आप इस सारी साइंस को किस तरह से देखते हैं? जी मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा कि हम ब्लेस्ड हैं कि मैम जो हैं वो हमारे पास सर के रेफरेंस से आई। तो मैं चूँकि यहाँ पे पिछले 11-12 साल से सर्जरी पढ़ा रहा हूँ। डॉक्टर अम्बरीन साहबा के बारे में कुछ कहिएगा। ये आपकी रिसर्च एसोसिएट हैं, आपके साथ मिलकर कर रही हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इनका रोल कैसा होता है और इनका क्या हिस्सा है इस सारे काम में? हमारे देखें जी, हर जो आप कह लें कि टीम का एक कैप्टन होता है, तो हम कहेंगे कि लीडिंग रोल तो इनका ही है, क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि आइडिया इनका था। फिर नैनो पार्टिकल्स की अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, नैनो पार्टिकल्स गेन करने की बात करें, तो वो भी हम इनसे ही लेते हैं। जो भी हम रिसर्च प्लान करते हैं उसमें इनका जो क्या उसको कहना चाहिए मेंटल कैलिबर है वो भी हम यूज़ करते हैं। हमें ये गाइड करती हैं कि नहीं ये पैरामीटर डाल लें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। और डेफिनेटली फिर हमारी टीम मेंबर हैं तो हम इनको अपने जो थीसिस कमेटी है उसमें भी डालते हैं। डॉक्टर एजाज सलीम वो भी PhD डॉक्टर हैं, कुछ गुफ्तगू की। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारी टीम मेंबर में जो डॉक्टर अम्बरीन अशर का रोल है कि उन्होंने हमें ऐसा आइडिया दिया नैनो टेक्नोलॉजी का, जिससे हमने इनको जानवरों में, लेबॉर्ट्री एनिमल में इस्तेमाल करवाया, और उसके बाद ह्यूमन मॉडल में हमने उसको इस्तेमाल करवाया, और उसके हमें मार्वलस जो रिज़ल्ट्स हैं वो मिले हैं, जिसकी बदौलत हम ये कह सकते हैं कि अब जो कैंसर के पेशेंट हैं हम उनको भी ट्रीट कर रहे हैं, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको भी ट्रीट कर रहे हैं। डॉक्टर अम्बरीन अशर के साथ मैं उनकी एक टीम का मेंबर हूं, और मैं जो जानवरों के अंदर सोजिश हवाना हो जाती है उसके ऊपर काम कर रहा हूं। तो बहुत सारा काम हम लोग कर चुके थे, लेकिन डॉक्टर अम्बरीन अशर के साथ जब हमारा इंटरेक्शन हुआ तो इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी पे हमें बताया, तो हमने उस नैनो टेक्नोलॉजी को जानवरों की सोजिश हवाना को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया। ये एक नॉन एंटीबायोटिक प्रिपरेशन है। एक IT एक्सपर्ट की तरफ आए हैं, ये CEO रहे हैं किसी कंपनी के। इनकी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इनकी टांग का इशू था, और फिर डॉक्टर अम्बरीन ने इनका इलाज किया। इतनी बड़ी बात, वो ठीक हो गए। उनसे मिलते हैं, जानते हैं कि ये नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो इलाज कर रही हैं डॉक्टर साहबा, ये कैसा है। ये राशिद साहब मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि इतनी खौफनाक किस्म की सूरत हाल से ये किस तरह निकले कि इनकी टांग इतनी ज़्यादा ख़राब थी
इतने गहरे ज़ख्म थे कि डॉक्टर एक तरह का जवाब दे चुके थे। सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिए वो सब क्या था, कैसे ठीक हुआ? राशिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद है और मैं सेप्टिसीमिया का मरीज़ था। डायबिटीज़ के साथ सेप्टिसीमिया में जा चुका हुआ था। और ज़फ़र साहब, सूरत हाल ये थी उस वक़्त जिस वक़्त मेरा ये सारे का सारा सिलसिला हुआ है कि डॉक्टर मुझे जवाब दे चुके हुए थे। एलाइड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जवाब, फैसलाबाद के डॉक्टर्स जो थे मोस्टली वो सब जवाब दे चुके हुए थे। तो फैसल हॉस्पिटल के अंदर उन लोगों ने मुझे जो है एडमिट किया और मेरी जो है ना इसका ऑपरेट हुआ टांग का। मैं आपको टांग दिखा सकता हूँ, यहाँ से मेरी टांग काटी गई और उसके बाद ये थाई के ऊपर भी कट है। तो ये जो है ना ऑपरेशन के बाद ज़ख़म मेरा मज़ीद बिगड़ता गया और सूरत ये हो गई हुई थी कि डॉक्टर्स ने मुकम्मल तौर पे जवाब दे दिया था और वो दिन काउंट कर रहे थे। लेकिन जब से हमने डॉक्टर अमरीन की मेडिसिन यूज़ की है नैनो, वो उसने नैनो होने के बावजूद जो है ना बड़ी छोटी सी क्वांटिटी के अंदर वो बिल्कुल ही नैनो साइज़ की है इटसेल्फ भी, लेकिन उसके बड़े मैजिकल किस्म के जो है ना वो रिज़ल्ट सामने आए। डॉक्टर अमरीन अशर, आप ये बताइए कि मुस्तकबिल की क्या प्लानिंग है आपकी, ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से और अपने प्रोफेशन के हवाले से? जी, सबसे पहले तो ये है कि अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी दे, तो मेरा ख्याल है कि एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो मेरी प्लानिंग अभी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत कुछ सोचा है, बड़े ख्वाब हैं और बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरे। तो पीएचडी तकरीबन 5 पीएचडी स्टूडेंट्स मेरे साथ काम कर रहे हैं और हम डायबिटीज़ पे काम कर रहे हैं और डायबिटीज़ की क्योर के लिए भी हम कुछ नैनो मटीरियल्स हैं वो डिज़ाइन कर रहे हैं। ड्रग्स डिज़ाइनिंग पे काम हो रहा है और उसके बाद हम फर्टिलिटी पे भी काम कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल फर्टिलिटी पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो नैनो मटीरियल्स हैं ये हाईली पोटेंशियल मटीरियल्स हैं और इनके बहुत ही अच्छे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। जी मैडम, का आइसक्रीम खाने को जी चाहता है और ऑफ़र की है, आइसक्रीम की ऑफ़र कौन ठुकरा सकता है? आखिर में हमारे व्यूअर्स के लिए कोई पैगाम नौजवान नस्ल के लिए ख़ास तौर पे कि जो उनको मोटिवेट करे कि अगर वो कुछ करना चाहें तो कोई रास्ता नहीं उनका रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और मैं तो हमेशा मोटिवेशन देती हूँ कि एक होप होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है कि कुछ मुल्की हालात की वजह से हमारी जो यूथ है वो बड़ी डिसअपॉइंटेड है, तो उनको एक प्रॉपर ओरिएंटेशन की ज़रूरत है कि उनके दिमाग में ये चीज़ फिक्स हो जाए कि अगर वो मेहनत करेंगे तो उसका सिला उसको ज़रूर मिलेगा और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। अगर वो आज मेहनत करेंगे तो कल ज़रूर फल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, अगर नौजवान नस्ल मेहनत करे तो उसको उसका सिला ज़रूर मिलेगा। ये थी डॉक्टर अमरीन अशर, एक ज़बरदस्त शायरा, एक उस्ताद, पीएचडी हैं केमिस्ट्री में, एक साइंटिस्ट हैं। आज उनके साथ हमने पूरा दिन गुजारा। आपने उनकी एक्टिविटीज़ देखी, उनके ख़यालात सुने, उनकी बातें सुनी, उनकी पसंद नापसंद के बारे में जाना। यकीनन प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।